नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस करंट स्टडी से रिलेटेड सब टॉपिक को, जो कि आप देख रहे हैं आकांक्षा द डिजायर यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो मैं जब भी अब कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे और उससे जानकारी हासिल कर पाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो इसी तरह इसको प्यार देते रहिए, इसको शेयर करते रहिए और इसको सब्सक्राइब करवाते रहिए, जिससे कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्रोथ कर सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या है, बाकी बात उनके करेंगे एनालिसिस। अभी जो आज जो फिगर देख रहे हैं आप, देखिए इसमें चित्र में जो इंसानी हाथों में लिए क्या है, इसको सी कुकुम्बर कहते हैं। तो ये कोई खाने वाली सब्जी नहीं है बल्कि एक जीव है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता शिखर सम्मेलन अर्थात नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस जो सम्मेलन किया गया उसको हाल ही में एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। वर्चुअल मतलब इसको ऑनलाइन केवल इसको आयोजन किया गया था। यह शिखर सम्मेलन हर साल 19 सितंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश, तो बताता हूँ बार बार सर्पदंश इसमें आएगा। सर्पदंश का मतलब होता है स्नेक बाइट, यानी सांप ने काटा। तो इस एक नंबर आपसे यहाँ क्लियर होगा कि 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उससे पहले एक संध्या पहले ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता शिखर सम्मेलन। हाल ही में कुछ लेख ग्रे मार्केट के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। व्यापारी ग्रे मार्केट शेयरों में रुचि रखते हैं क्योंकि ये वास्तव में लिस्टिंग होने से पहले कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव का लाभ लेने के लिए एक तरीका हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ग्रे मार्केट या शेयर ग्रे मार्केट है क्या। राज्य के खिलाफ अपराध पर नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो ने अभी डाटा निकाले हैं, उनका भी आज विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने यह बताया है कि अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी अर्थात ARSA और उनके पदाधिकारियों ने कुछ देशों में भी हाल ही में शरण ली है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम सी कुकुम्बर के बारे में, जिसको हिंदी में समुद्री खीरा उसका हुआ वर्जन, लेकिन इसका नाम सी कुकुम्बर से ज़्यादा विख्यात है। इसके अलावा और कुछ टॉपिक है जिनका हमें एनालिसिस आज के करंट अफेयर में देखने वाले हैं। भाई सबसे पहले देखते हैं उन पेपर्स का एनालिसिस या उन टॉपिक्स का एनालिसिस जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर 2 से लिंक्ड हैं, जिसमें राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता शिखर सम्मेलन जब आएगा तो ये स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं, उनसे ये लिंक टॉपिक होगा। तो ये हुआ क्या है आपको बता दें, आप इस चीज़ को याद रखिए कि सितंबर 19 को इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे मनाया जाता है। अगर देखें मुद्दा है क्या कि भारत में सांप के काटने से जितनी भी मौतें होती हैं उनकी अगर संख्या देखी जाए तो एक चिंताजनक ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हाँ अभी यहाँ पर लोग अधिक जागरूक नहीं है और साथ ही साथ उन्हें स्वास्थ्य जो देखभाल है वो अच्छी तरह से सुलभ नहीं है, जिससे क्या होता है कि जब भी सांप काटता है तो उनको अधिकांश लोगों को मौत हो जाती है। लेकिन जबकि अगर जागरूकता हो और अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तो उनकी मौतों को रोका जा सकता है। अगर सांप के काटने के इलाज की बात की जाए तो ये पेरिफेरल जो सिस्टम है उसके प्रबंधन का, उसके मैनेजमेंट का हमारे देश में कोई तंत्र नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई मॉड्यूल अभी हमारे देश में नहीं है जो डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को सांप के काटने के प्रबंधन को सीखने के लिए जरूरी हो, ऐसा मॉड्यूल हमारे पास है नहीं। तो आइए देखते हैं कि अभी क्या किए जाने की आवश्यकता है। आपको पता होगा जब भी सांप काटता है जिसके कारण सबसे पहले क्या हो करता है, हमारी बॉडी का क्लोरोफिल कर जाता है। अगर हम लोगों को इमीडिएटली उपचार पेशकश करें और साथ ही साथ उनको पब्लिक जो हेल्थ सेंटर है यानी PHC हैं उनसे जुड़े एक डायलिसिस केंद्र की अगर स्थापना करें तो इन मौतों को रोका जा सकता है। इसके अलावा सांप के काटे हुए जो जितने पीड़ित हैं उनके उपचार के लिए क्षेत्र विशिष्ट उपचार प्रोटोकॉल की और उसकी आवश्यकता पड़ने पर विषरोधी इंजेक्शन लगाना हो उसकी भी ट्रेनिंग अच्छे से दी जाए, उसका भी उपलब्धता कराई जाए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी क्या होता है कि सांप काटता है, भिक्षु काटता है, तो कुछ लोग होते हैं वो जड़ी बूटियों से सही कर देते हैं, कुछ उसमें मंत्र मंत्र मारते हैं। बल्कि मंत्र नहीं होते, बस क्या होता है कुछ उनके पास ऐसी टेक्निक होती है, जड़ी बूटियां होती हैं जिससे क्या करते हैं उसके जहर को उतार देते हैं। तो उन आदिवासी जो जितने चिकित्सक हैं उनको इसमें शामिल करें, जिससे क्या हो हमें औषधि पौधों की जानकारी मिल सके और इसके लिए कौन सी मेडिसिन कैसी चिकित्सा अपनाई जाए उसके बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर सांप जब भी काटता है तो उसमें क्या होता है कि इसको अब एक बीमारी के रूप में घोषित कर देना चाहिए। अभी तक सांप के काटने की बीमारी घोषित नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, उद्योग आसान समाधान ला सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जो जितने भी इंडस्ट्री है वो हमारे नीति निर्माता जो भी पॉलिसीज बनाएंगे उनमें हेल्प कर सकते हैं। तो एक तो इसमें बीमारी में इसको शामिल किया जाए और दूसरा क्या है इसको कि इसमें इंडस्ट्री की भी मदद ली जाए। इस साथ ही साथ इसमें क्या किया जाए, जो लोकल स्तर पे है उनके सर्वे किए जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम सर्वे कर लेंगे तो जितने भी सांप काटते हैं तो उनको रोकने के लिए एक क्या होगा, एक समानता लाई जा सकेगी उनमें क्या क्या चीज़ें
अपनाई जाए। सबसे पहले ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो क्या है, जो खेतों में काम करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते हैं, या फिर ग्रामीण इलाके में रहते हैं, या फिर आदिवासी इलाके में रहते हैं, उन लोगों को पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज़ सांप ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर भारत में सांप काटने के मामले देखे जाएँ तो 2000 से 2019 तक अगर 20 सालों की अवधि में देखा जाए तो देश में हर साल औसतन लगभग 58,000 मौतें क्या होती हैं, वो सांपों के काटने से होती हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए टोटल मौतें जो पिछले 20 सालों में लगभग 12 लाख मौतें सांप के काटने से हुई हैं। इनमें से 97% मौतें हुई वो गांव में हुई हैं, और ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र में हुई हैं जहाँ पर क्या ऐसे लोगों को हुई जो ज़्यादातर पुरुष उसमें मरे हैं, जो कि क्या होते हैं अपने परिवार का जो भी भरण पोषण करने के लिए एक उत्पादक थे, और उनको उनकी मौतें हुई हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए बात करते हैं जीएस पेपर 3 लिंक से टॉपिक्स के बारे में और करेंगे उनका एनालिसिस। आईपीओ ग्रे मार्केट के बारे में बात की जा रही है, तो आईपीओ की फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन सबसे पहले पब्लिक को क्या ऑफर किया गया, इसकी होती है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर टॉपिक का लिंक देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था से लिंक्ड है। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है, जो आईपीओ ग्रे मार्केट है, इसको किसी भी गतिविधि को आमतौर पर उस दिशा के लिए एक संकेत के रूप में लिया जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में स्टॉक की कीमतें सूचीबद्ध होने के बाद होगी। पूर्व बाजार मूल्य का उपयोग शेयरों की मांग को मापने के लिए इसमें किया जा सकता है। तो अब ये थोड़ा आपको टेक्निकल वर्ड है, और ये आप अब मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी सबसे पहले आम पब्लिक को क्या ऑफर किया जा रहा है, उसके लिए ग्रे मार्केट क्या है। तो ग्रे मार्केट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई कंपनियां होती हैं अपना डेवलपमेंट करना चाहती हैं, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहती हैं, अपना विकास करना चाहती हैं, तो उन्हें चाहिए होगा उसका रुपया। तो उस रुपए के लिए वो क्या धन जुटाने के लिए करती क्या है, वो अपने स्टॉक जो भी उनके पास स्टॉक होता है उसका एक हिस्सा वो शेयर बाजार में बेचती हैं। मतलब क्या करती हैं, वो बोल देंगे जैसे ऐसे कुछ देती कुछ नहीं, बल्कि एक अनुबंध पत्र होता है, उसमें लिखा होता है कि अगर पूरी कंपनी आप मान लीजिए 1 लाख की है और तो 20% को शेयर बेचती है, यानी कि 20%। अभी हमने तो 1 लाख रुपया लगा रखा था, अब वो कंपनी 1 लाख की होगी या उसे बनाना है, तो अभी क्या करें, आपने 20% शेयर बेचे तो 20% हिस्सेदारी लोगों की उसमें हो जाएगी, चाहे वो अब जितने लोग खरीदेंगे वो 20% के मालिकाना हक उसमें रखेंगे। तो इससे क्या होता है, उनको स्टार्टिंग में क्या होता है, इस सार्वजनिक पेशकश को, इसकी जो पेशकश करते हैं कि आप आइए इसको खरीदिए, शेयरों को बाजार में बेचते हैं, शेयर खरीदते हैं लोग, इसी को सार्वजनिक पेशकश कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ कहा जाता है। लेकिन क्या होता है कि आईपीओ के, अगर ये तो हो गया आईपीओ, लेकिन आईपीओ ग्रे मार्केट की बात की जाए तो ये एक अनऑफिशियल मार्केट है, अनौपचारिक बाजार है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आईपीओ शेयर या एप्लीकेशन शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होने से पहले खरीदे बेचे जाते हैं। और होता क्या है कि अगर आईपीओ आए मार्केट में तो सेबी गण रहेंगे, उसको लोग खरीदेंगे बेचेंगे, उनकी निगरानी की जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में आने से पहले शेयरों को उससे पहले उन्हें बेच दिया जाए, तो उन्हें जैसे सपोज दैट करिए कि अगर आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं और वहाँ पे आपको पता ही चीज़ें बेचने वाले लोग हैं, तो आप पहले लोग जाके उसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, बाद में क्या करते हैं मार्केट में लेके जाकर उन्हें बेचते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, सपोज करिए कोई सब्जी बेचने वाला इंसान है, वो टमाटर बेच रहा है, तो वो जिस घर घर के आसपास रहता है तो वहाँ के लोग जाते हैं, जब वो 20 रुपए के जी देता है तो 15 रुपए 14 रुपए के जी दे के रुपए उसको टमाटर लेके आ जाते हैं। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है लोगों के लिए ऑफर करता है तो उनके रेट अलग होते हैं। और फिर जब मार्केट में जाके अगर और जाके थोड़ा उनको लंबा बेचते हैं, जैसे पैकेट में देते हैं तो और महंगा देते हैं, तो यानी कि जो मार्केट में बेचते हैं वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, और जो घर पे आसपास बेच दिया सस्ते में वो क्या हो गया, आईपीओ के ग्रे मार्केट हो गया। तो अभी क्या हुआ, इससे क्या होता है, एक पैरेलल मार्केट बनने की बजाय ओवर द काउंटर बाजार भी कहा जाता है, क्योंकि मार्केट में साथ ही व्यवहार नहीं करता, बल्कि मार्केट से पहले इसमें खरीद बिक्री हो जाती है। तो इसमें अभी तक कानून क्या है, क्योंकि ये अनऑफिशियल अनौपचारिक है, इसमें क्या होता है, अनिवार्य रूप से इसमें से कोई नियम नहीं है जो इसको रेगुलेट करें, नियंत्रित करें। आपको पता होना चाहिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, से सेबी कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके स्टॉक एक्सचेंज और दलालों में इसकी कोई भूमिका नहीं है, ना सेबी की है, ना स्टॉक एक्सचेंज की है, ना दलाल क्यों होते हैं, क्योंकि ऑफर ये होते ही नहीं है, ऑफर होने से पहले ही इनकी बिक्री की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल चीज़ों के एक एक करके चीज़ें खरीदते बेचते हैं, उसमें इस चीज़ को बनाया जाता है, एक साथ इसमें कोई चीज़ें खरीदी या बेची नहीं जाती हैं। तो एक इम्पोर्टेंट इसमें ये आपसे पेपर आ सकता है कि कोष्टक रेट के बारे में आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कोष्टक रेट है क्या। तो ध्यान रखिए, कोष्टक रेट क्या होता है, जब एक आईपीओ आवेदन से संबंधित है ये, ठीक है, तो आईपीओ लोग कितने आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसकी आवेदन संबंधित है कोष्टक रेट। इसलिए जिस दर पर एक जो इन्वेस्टर है वो लिस्टिंग से पहले आईपीओ आवेदन खरीदता है, उसे ही कोष्टक रेट कहते हैं, यानी कि जिस दर पे वो उन चीज़ों को खरीदेगा, वो अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं, उनसे पहले उसने खरीद लिया, उसको बोलते हैं कोष्टक रेट। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, और ये कहीं ना कहीं पेपर में आएगा, कोष्टक रेट क्या है, तो ध्यान रखिए। इसके बाद में अगर देखते हैं, इन्वेस्टर ग्रे मार्केट में ही क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, कि उसमें व्यापार इन्वेस्टर जाकर क्यों करते हैं, उनको पता है कि यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है, फिर भी इसमें ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि जब भी कोई लिस्टिंग होती है किसी भी कंपनी के शेयरों की,
तो शेयर मार्केट में खरीदने से पहले भी उसको खरीदने को शानदार अवसर मिलता है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि जब कंपनी के शेयर मार्केट में जाएंगे तो थोड़े अधिक कीमत में मिलेंगे, जबकि ग्रे मार्केट में अगर खरीदेंगे तो उनके शेयर कुछ सस्ते मिलेंगे। और ऐसा होता है कि आपको क्या कर होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए अगर कोई कंपनी खुलने वाली है और आपको पता है आगे ग्रोथ करेगी, तो आपने हो सकता है पहले इसको सस्ते में, जैसे आपने प्लॉटिंग का समझिए, जब भी कोई इंसान प्लॉट बेचना स्टार्ट करता है, प्लॉटिंग करता है, वो सस्ते में खरीदता है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा आती है तो बाद में महंगे बेच देता है। तो उसमें फायदा कौन ले लेते हैं? जो स्टार्टिंग में कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, कोई आप 2 BHK 3 BHK टाइप का अपार्टमेंट खरीदते हैं, उन्हें स्टार्टिंग फायदा होती है। जैसे आपको बता दें, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो इसमें आईपीएल को सोनी ने इसको क्या किया था, कुछ हजार करोड़ रुपए देकर क्या किया था, 5 सालों के लिए इसे खरीदा था। तो लोगों को लगा ये तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आईपीएल का जो पहला सीजन हुआ उसी में उसने कमाई कर ली, बाकी 4 साल तो उसके सोनी को क्या हुआ, फायदा ही फायदा हुआ। तो ये क्या हुआ, शेयर मार्केट में आने से पहले इसको बोलते हैं ग्रे मार्केट ट्रेंडिंग। इससे क्या होता है, इसमें कंपनियों के लिए इसमें क्या फायदा होता है, कंपनियां इसको क्यों जारी करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है सस्ते देना पड़ेगा, तो फिर भी क्यों देती हैं ग्रे मार्केट में इसको। इसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, एक तो नहीं पता चल जाता है कि उनके शेयरों की मांग कैसी रहने वाली है, कैसे उनके रुपए का निर्धारण करें लिस्टिंग होने से पहले, एक तो ये हो गया। और ये भी पता चल जाता है उनका शेयर अगर इस टाइम डिमांड ज़्यादा रहेगी तो शेयर मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो ये भी उन्हें जानकारी मिल जाती है पहले। इसके अलावा क्या होता है कि इसके आईपीओ ग्रे मार्केट का उपयोग करके इनको ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि लिस्टिंग होने के बाद में कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कैसे का प्रदर्शन करेगा, उसकी कैसे होगा, तो प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये भी इनको कंपनी को जानने में फायदा मिल जाती है। तो कंपनियां हिसाब से रेट तय कर लेती हैं। लेकिन इसमें चिंताएं क्या है, क्योंकि अभी तक अनौपचारिक बाजार होता है, तो इसलिए इसमें कई सेबी की दायरे से बाहर है। तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती आपको फायदा ही मिलेगा या घाटा होगा। हो सकता है आपने शेयर मार्केट आपने पहले खरीदे हो 100 रुपए के, मार्केट में जाकर 80 के बिके, तो अब गारंटी नहीं होगी इसमें कुछ भी, क्योंकि इसमें सेबी है ही नहीं। सब इसके साथ क्या क्या है, इसमें जो भी शेयरिंग होती है वो केवल क्या क्या होता है, जो लोग आपस में लेन देन करते हैं वो विश्वास के ऊपर होता है, क्योंकि जब कोई उसमें बीच में रेगुलेट करने वाला है ही नहीं, तो आप कुछ भी चीज़ें खरीदोगे तो वो विश्वास के ऊपर ही है। अगर विश्वास है तो खरीदिए, नहीं तो नहीं। तो इसमें क्या होता है, और इसमें जोखिम का भी चांस बना रहता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए इसे स्टॉक टैंक होने पर पार्टियों के लिए बहुत कम कानूनी सहारा उपलब्ध रह जाता है। अगर कोई पार्टी खरीदती है और स्टॉक अगर मार्केट में गिर गए तो कोई कानूनी सहारा आपको नहीं मिलेगा। आइए बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने खूब सुना होगा 5G आने वाला है देश के अंदर। कोई बोलता है इसमें फायदा है, कोई बोलता है इसमें घाटा है। तो देखते हैं इसमें आखिर है क्या, 5G क्या बन रहा है। तो आपको बता चाहिए कि अभी वोडाफोन आइडिया मर्ज कर गए, इनका नाम हो गया वोडाफोन आइडिया VI ने। क्या हुआ, महाराष्ट्र के पुणे जिले में क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे एक परीक्षण किया। उन्होंने वेव, जिसको मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम बैंड पर उन्होंने ट्रायल किया। तो उनको वहाँ पे क्या हुआ, 1 सेकंड में जीपीएस होता है जीबी पर सेकंड, ठीक है। तो उनको 1 सेकंड में उन्होंने स्पीड में कितनी मिली, 3.7 GB। मतलब कि 1 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड वो करते रहे तो 10 सेकंड उनको कितना 37 GB डाटा वो डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी स्पीड वहाँ पे उन्होंने देखी। साथ ही साथ गांधीनगर और पुणे में 3.5 GHz बैंड 5G ट्रायल नेटवर्क में 1.5 GB पर सेकंड तक की पीक डाउनलोड वहाँ पे स्पीड हो पाई गई, यानी कि वहाँ पे 1.5 GB पर सेकंड तक की उन्होंने डाउनलोडिंग स्पीड भी देखी। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये IT, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित जागरूकता की पूरा डिटेल है। इसमें जो IT क्षेत्र है या फिर इसमें इससे बारे में जो क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आ सकता है। तो अगर देखें 5G टेक्नोलॉजी है क्या, जी का मतलब होता है जनरेशन। तो ये क्या होता है, मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी, जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है, 5th जनरेशन है, जो 4G LTE कनेक्शन को बदल देगा या कम से कम उनकी स्पीड को बढ़ा देगा। 4G मतलब 4th जनरेशन, LTE मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं आ जाती है LTE की फुल फॉर्म बताओ। इसमें BOLT आपने भी देखा होगा, मोबाइल BOLT पे वर्क करते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जो ये आपकी जो जियो सिम है, अगर आपका फोन LTE है तो फोन ज़्यादा LTE बचे हैं, अगर LTE है तो आपको उसमें इसका जियो का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता था, उससे कॉलिंग होती थी। और अगर BOLT तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो BOLT फुल फॉर्म वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, उसकी BOLT की फुल फॉर्म आती है। तो देखते हैं 5G टेक्नोलॉजी की विशेषताएं क्या, उससे लाभ क्या है। तो वेव जो थी, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, जो कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज से काम करते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ही तेजी गति से और बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में फायदा करते हैं। डाउनलोडिंग स्पीड बहुत आ जाती है। अब देखिए, अब अभी 10 MB 20 MB पर सेकंड डाउनलोड करते हैं, तब कितनी होगी GB, सोचो 3 GB 4 GB पर सेकंड स्पीड आएगी उसकी। ये 3 बैंड पे काम करती है 5G टेक्नोलॉजी, निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम पर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करेंगे, कुछ भी एनक्लेव यूज करेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो डिले होगा बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपस में जुड़ी रहती है, IUPAC में क्वेश्चन आया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, आपका फोन है, तो आपस में जुड़ गए। बाकी क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप रूम पे गया, रूम में टेम्परेचर वगैरह आपस में जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी शक्ति का लाभ इसमें 5G से उठा सकते हैं।
5G नेटवर्क क्या करता है, इसमें जो इसकी जो क्षमता बढ़ती है वो लोड स्पाइक्स के प्रभाव को कम कर देता है। जो भी लोडिंग होती है, लोड पड़ते हैं जो भी उस पे, उसके स्पाइक्स को कम कर देता है। जिससे क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई खेल आयोजन होते हैं या फिर समाचार होते हैं, इनका लाइव आप जब लाइव करते हैं तो देखते हैं कभी अटक जाते हैं। 5G में क्या होगा, वो सिग्नल अटके नहीं, लगातार चलेंगे स्मूथ से। तो आइए आपको एक हल्का हल्का व्यू देते हैं कि आखिर हम तक अभी तक 5G जनरेशन में कैसे आए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1G की, फिर आएगा 2G, 3G, 4G, 5G। तो 1G में क्या था, एनालॉग वॉइस थी। एनालॉग मतलब आपने देखा होगा 2 तार होते थे, उन तारों को बांध के रिसीवर होता था, उसमें लंबा सा तार बंधा होता था, उससे हम बात करते थे। इसमें केवल क्या करते थे, आप केवल बात कर लेते थे, लेकिन कोई भी डाटा या कोई मैसेज आप इसमें सेंड नहीं कर सकते थे। फिर आया 2G। 2G में क्या था, एक तो आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी थी वो अच्छी हुई, डिजिटल वॉइस हो गई। साथ ही साथ उसमें क्या हुआ, अब आप एसएमएस भेज सकते थे, वो भी इंटरनेट यूज करके, और जिसमें स्पीड कितनी मिलती थी 2G में, 0.5 MB पर सेकंड से कम आपको स्पीड मिलती थी। उसको और आगे बढ़ाया गया, लगभग 1998 में एक टेक्नोलॉजी आई 3G की। 2G 1991 में आ चुकी थी पूरे वर्ल्ड संसार में, देश में भले बाद में आई हो। तो इसने क्या किया, 3G ने क्या किया था, वायरलेस कनेक्शन थे उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। साथ ही साथ उसमें आप अब अच्छे से कॉल भी कर सकते थे, वीडियो कॉल भी कर सकते थे, और आप गेम भी खेल सकते थे। फिर 2008 में आई 4G टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया था, 3G की स्पीड को और बढ़ा दिया। साथ ही साथ इसके अंदर जो वीडियो थे उसकी क्वालिटी को उसने बढ़ा दिया। साथ ही साथ आप इसमें और अच्छे से गेम खेल सकते हैं HD क्वालिटी में। और आप क्या कर सकते हैं, अब अच्छे से स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग अच्छे से थोड़ी स्मूथली कर सकते हैं, और अच्छे से 3G के अपेक्षा। 5G में क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जितने भी डिवाइस हैं आपके पास, कंप्यूटर है, आपका AC है, मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा, सब क्या होंगे, लगभग ज़्यादातर किससे कनेक्ट होंगे, इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें जो डिले, लो लेटेंसी होगी, इसमें जो आपस लेटेंसी मतलब क्या, जो भी सिग्नल भेजे जाएंगे उनमें क्या होगा, डिले कम होगा, अच्छे स्मूथली जाएंगे। इसमें डाटा रेट कम होगा। साथ ही साथ इसमें 20 GB तक की आपको क्या होता है, डाटा रेट मिल सकता है। 20 GB आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं पर सेकंड। साथ ही साथ इसमें 30 GHz पे स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा। इसमें क्या होगा, ये इसकी डेंसिटी 10 गुना ज़्यादा होगी कनेक्शन की 4G से। ये इसकी ज़्यादा, ये स्पीड को और भी मात देगा, इसलिए 5G टेक्नोलॉजी। तो अभी देखें इसका महत्व क्या है 5G का। तो जो भारत की राष्ट्रीय डिजिटल संचार पॉलिसी है 2018 की, इसमें 5G के महत्व को प्रकाश में डाला गया था। उसमें ये बात कही गई थी, जो 5G टेक्नोलॉजी है, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिकल सहित क्रांतिकारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनके एक समूह का आपस में मिलाएगी। साथ ही साथ ये जो अभी आजकल आप देख रहे हैं, जो स्टार्टअप समुदाय बढ़ रहे हैं, या वादा अवसर नए जो क्षेत्र खुल रहे हैं स्टार्टअप के, उसमें डिजिटल जुड़ाव को और तेज करेगी, गहन करेगी, और स्पीड अच्छे से लाएगी। ये इसकी फायदा है। लेकिन अगर देखें 5G की जोखिम क्या है, तो अभी तक कितने बहुत सारे इसमें रिसर्च किए गए हैं, उसके बाद ये पाया गया है कि जो वायरलेस 5G टेक्नोलॉजी है, इसके अगर आप लगातार संपर्क में रहते हैं तो उसमें स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। एक टिश्यू हीटिंग एक दिक्कत है, तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है, उसके टिश्यू बॉडी के क्या होते हैं, उधर हीट कर जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में। ये मानव शरीर के जो बीच में मुख्य तंत्र है, इसमें ज़्यादा प्रभावित ना होने की इसमें बात कही गई है। इसमें बोला गया है कि जो आप प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं, उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्सपोजर स्तर के परिणाम स्वरूप मानव शरीर के तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे इसमें अगर आप स्पेक्ट्रम बढ़ाएंगे तो शरीर की तो जब आवृत्ति इसमें बढ़ेगी, तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा, ये टिश्यू पे प्रभाव नहीं करेगा, बल्कि प्रभाव कहाँ पे करेगा, आपके शरीर की त्वचा पर, आंखों पर, उस तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन ये सारे प्रभाव कम जरूर रहेंगे, लेकिन कब तक कम रहेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार उनका पालन किया गया, तब तो आपके परिणाम सही रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई परिणाम नहीं आएगा। लेकिन अगर दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया, गलत तरीके से इसका यूज किया गया, तो मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी बात की गई है। आइए बात करते हैं टर्की में C0 प्रकोप के बारे में। तो C0 प्रकोप के बारे में भी थोड़ा मैं डिटेल में, जो कल मैंने जुलाई की करंट अफेयर कवर की, उसमें थोड़ा डिटेल में बताया। फिर मैं एक बार हल्के बता देता हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वहाँ पढ़ लीजिए जाके। भाई यहाँ भी सेम वही बताया। अगर टॉपिक लिंक देखें, अगर आपको पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण से संबंधित मुद्दे आएंगे, तब ये पूछा जाएगा C0 है क्या। अगर ये बोले कि C0 हाल सबसे पहले किस समुद्र को देखा गया, तो इसकी बात इसमें की जाएगी। तो ये क्या हुआ है, इसको मरमरा सागर में देखा गया है। तो वहाँ पर आजकल इस सतह पर अभी तक नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अब अचानक उसको देखा जाने लगा है। तो विशेषज्ञों को उसमें उम्मीद है कि इससे कहीं न कहीं जलवायु का खतरा उत्पन्न होगा। तो अगर देखें कि समुद्र जो C0 है उसका प्रभाव क्या रहता है, इसमें कुल मिलाकर क्या होता है, इससे 60% जो प्रजातियां हैं वो पहले से गायब हो चुकी हैं। यहाँ पे जो हिमपात लिखा है इसकी जगह पे C0 होना चाहिए, गलती से टाइप हो गया है। इससे क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि ऐसी जो प्रजातियां क्या होती हैं, C0 की वजह से नीचे परतों में क्या होता है, प्रजातियां डूब जाती हैं, परतें डूब और वो सड़ने लगती हैं। जिससे क्या होता है, पानी जब सड़ता है उसमें ऑक्सीजन खपत और बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, खपत बढ़ेगी तो ऑक्सीजन जो नीचे जो शैवाल वगैरह हैं उनकी जब जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं सड़ने वाले, तो उनकी खपत बढ़ती है। और वो क्या करते हैं, अपना एक श्लेष निकालते हैं, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिसका निर्माण हो जाता है समुद्र के चारों तरफ। वही क्या करते हैं, C0 बन जाता है।
तो अक्टूबर में नए प्रसार के लिए स्थितियां विशेष रूप से इसलिए अनुकूल होंगी, इसलिए नवंबर में फिर से सतह पर ये कीचड़ या सी नॉट दिखाई देने की उम्मीद है। ये कीचड़ पहले जो मरमरा सागर तक था, ये काला सागर और एजियन सागर तक फैल सकता है, ऐसी बात कही गई है, जो कि क्या है, जो वहाँ के क्षेत्र की जो इकोलॉजिकल जो है इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, इको सिस्टम, उसके संकट का कारण बन सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। अगर बैकग्राउंड देखें तो टर्की के पास लगा हुआ है मरमरा सागर, जो क्या करता है, काला सागर और एजियन सागर को जोड़ने का कार्य करता है। इसमें सी नॉट का प्रकोप सबसे पहले देखा गया था। अब इसके और प्रकोप आप ब्लैक सी और एजियन समुद्र में देखा जा सकता है। अगर बात करें तो आप देखिए, ये है टर्की, टर्की की राजधानी है अंकारा, यहाँ पे एक अच्छा शहर है इस्तांबुल। तो इधर देखिए टर्की के बीच में ये जो समुद्र है, इसी का नाम है मरमरा। ग्रीस के पास है एजियन सी, और इधर आप देखिए जॉर्जिया वगैरह लगा हुआ है, ये ब्लैक सी। तो ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ने का काम करता है सी और मरमरा, और मरमरा में ये क्या हुआ, सी नॉट की स्थिति को देखा गया। इधर ये मेडिटेरियन सी है, ध्यान रखिएगा। इसमें हुआ क्या, आप देखिए समुद्र के पानी का लिबलिबा चिपचिपा पदार्थ हो गया, इस टाइप हो गया जैसे आप भिंडी का, अगर पानी भिंडी को आप तोड़ दीजिए, फिर पानी उसमें डुबाइए, उसको भिंडी को क्या करिए, कूट दीजिए बहुत ज्यादा उसको, और भिंडी को पानी में घोल दीजिए, बाद में भिंडी की छानी करिए, एक लिबलिबा सा पदार्थ बन जाता है पानी का। उससे भी कहीं लिबलिबा पदार्थ ये बना है, ये देखिए इसका जैसा, ये इसी को बोला गया सी नॉट। ये देखिए इतना चिपचिपा है। इसमें क्या बोला गया है, इसके बारे में है क्या, ये भूरे रंग का या फिर हरे रंग का कीचड़ की पतली परत है, जो क्या करती है, जो समुद्र के जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको काफी नुकसान पहुंचाती है। तो मैंने बता दिया, बनता क्या है, शैवाल पोषक तत्व बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं, तो शैवाल क्या करता है, उसको अपने और रिलीज करता है तत्वों को। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो मलमला इसी टर्की में 2007 में सी नॉट का प्रकोप देखा गया था। उसके बाद उसको एजियन सागर में भी देखा गया था। इसका रीजन क्या, ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, घरेलू और औद्योगिक कचरे के समुद्र में बिना ट्रीटमेंट किए डंपिंग कर देना, आज के कारण इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि इसमें जो पानी वगैरह जाता है उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजर वगैरह फैक्ट्री में यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट वगैरह घर में यूज किए जाते हैं, तो उनके जो पोषक तत्व, उनको क्या होता है, ऐसे में क्या होते हैं, ये पोषक तत्व जैसे जाते हैं उनमें कीचड़ में, फिर पानी में समुद्र के, तो समुद्र में क्या होता है, शैवाल बढ़ जाते हैं, फिर शैवाल अपना बाई प्रोडक्ट निकालते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये कीचड़ टाइप का जल बन जाता है। इसके लिए टर्की ने अभी तक क्या उपाय किए हैं, तो इसको अभी तक ये क्या किया, टर्की ने मरमरा के पूरे सागर को क्या किया है, संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का फैसला लिया है। यहाँ के तटीय जहाजों और जहाजों के प्रदूषण को कम करने और अवशिष्ट जल का उपचार करने, सुधार करने के कदम उठाए जा रहे हैं, पानी को ट्रीट किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें क्या है, आपदा प्रबंधन योजना को तैयार किया जा रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कभी भी यहाँ पे डिजास्टर कभी हो सकती है, इसको मैनेजमेंट किया जाए। आइए बात करते हैं राज्यों के खिलाफ होने वाले अपराध पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है उसके बारे में बात करेंगे। ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से टॉपिक है। अगर कोरोना काल में क्राइम की कुंडली देखी जाए, जो कि वर्ष 2020 की बात है, तो वर्ष 2020 में मुख्य रूप से यहाँ पे क्या हुआ है, तो 2020 में जो बेसिकली जो बड़ा है यहाँ पे, अगर क्राइम देखें अगर कहाँ कहाँ पे बड़ा है, तो इसमें यूपी में सबसे अधिक मर्डर हुए, उसके बाद बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, एमपी, वेस्ट बंगाल, फिर दिल्ली में। तो मणिपुर, असम और उत्तर प्रदेश में 2020 में राज्य के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या में लेकिन पहले के मुकाबले कमी आई है, क्योंकि 2019 में कुल मामले 7,656 थे, तो बाद में 2020 में ये 5,613 हो गए। तो ये लगभग 26.7% कम हुए हैं। लेकिन जो ये मामले हैं, इनमें से कुल 4554 मामले, जो कि 80% है, वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम करने के लिए दर्ज किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए, इसमें क्या हुआ, यूपी अनलॉफुल एक्टिविटी जो एक्ट होता है, उसमें क्या है, उसके तहत 796 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच मणिपुर, असम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 2020 में देशद्रोह के सबसे अधिक मामले भी दर्ज वहाँ पे किए गए हैं, देशद्रोही होने के मामले दर्ज किए गए हैं, और राज्य के खिलाफ अपराध होना है वो भी मामले इसमें दर्ज किए गए हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान लोग पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार केस किए गए हैं। दिल्ली में केवल देशद्रोह के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि राज्य के खिलाफ अपराध क्या होते हैं और देशद्रोही अपराध क्या होते हैं। अगर राज्य के खिलाफ अपराध की बात की जाए, इसमें राजद्रोह, यानी कि जो आपकी सरकार उसके खिलाफ विद्रोह करना, गैर कानूनी प्रतिबंध रोकथाम अधिनियम, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोला जाता है, आधिकारिक गोपनीय, जो कुछ चीजें गोपनीय उनको लीक कर देना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ऐसे अभियोगों, साथ साथ देश की एकता के लिए पूर्वाग्रह के तहत कि उसकी एकता को तोड़ने के लिए कुछ पूर्वाग्रह मामले दर्ज किए गए हैं, वो राज्य के खिलाफ अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगर बात की जाए राजद्रोह के बारे में, जिसे सेडिशन बोला जाता है, तो इसको इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 124 में इसको परिभाषित किया गया है। इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी शब्द जो चाहे बोल कर किया जाए, लिख के किया जाए, या सांकेतिक रूप से किया जाए, या फिर वीडियो या दृश्य के द्वारा दर्शाया जाए, या फिर घृणा फैलाई जाए, अवमानना फैलाई जाए, ऐसा लाने का अगर प्रयास करता है, तो वो भी राजद्रोह के अंतर्गत आता है। या फिर दूसरों को उत्तेजित करे, असंतोष करे और उसको और उत्तेजना का
करे कि उसको और भड़काए और देश के खिलाफ उसको लामबंद करे, तो ये भी राजद्रोह के अंतर्गत आता है। चाहे अपने शब्दों से करिए, इशारों से करिए, या फिर दूसरों के साथ आप मोटी, जैसे किसी ने सुसाइड कर ली तो लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड वो नहीं करता, लोगों ने लेकिन दूसरे ने क्या किया है उसकी वजह से सुसाइड की है, तो वो भी उतना ही दोषी है। तो ये बात कही गई है। अगर कानून का देखा है इसमें, जो क्या करती है सरकार, क्या करती है जब ऐसी कानून बनी है कि अगर राजद्रोह के मामले में करती क्या सरकार, या तो आजीवन कारावास दे देगी, उसमें जुर्माना भी लगा सकती है, या फिर कारावास को और 3 साल तक बढ़ा देगी और जुर्माना लगा सकती है, या जुर्माने के साथ दंड कर सकती है। ऐसे इसमें चीजें की जा रही हैं। तो इसकी तो ये वाली बात हुई। तो इसमें देखते हैं सेडिशन नेशन 2010 से 20 तक क्या हुआ है। 124 आईपीसी की धारा 124 एक के तहत इसमें क्या कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो जो मैप मैं नीचे दिखाने वाला हूँ, तो आप क्या करिए, इसको देख लीजिए। इसमें ऐसे बस देख रखा है किस राज्य में कैसा कैसा हुआ है। तो आप देखें कि यूपी में 115 केस थे, बिहार में 168 केस हैं, वेस्ट बंगाल में भी कितने हैं, 22 केस हैं। तो ये सारे डाटा दे रखा है हर स्टेट का। तो आप इसमें एक बार पढ़ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 26 दे रखे थे, और उसमें डबल स्टार सिंगल स्टार क्या है वो भी इसमें दे रखा है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोर्स में लिया गया है। तो अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है राजद्रोह के बारे में, इसमें क्या है, अभी उचित परिभाषा की अभाव है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अगर कोई भी इंसान सरकार की आलोचना करते हैं या उनकी नीतियों का क्या करते हैं, मुखर रूप से उसके विरोध में बोलते हैं, तो लोग, तो सरकार क्या करती है, उनके ऊपर देशद्रोह का क्या मुकदमा लगा देती है, क्या मेरे के देश की अखंडता को तोड़ने का बात कर रहे हैं। तो अभी शायद हो सकता है कि लोग उससे सहमत ना हो, तो वो सही भी हो, लेकिन क्या करता है लोग क्या करते हैं, उनको आईपीसी की धारा 124 के कानून का उपयोग करके उन पर राजद्रोह का, देशद्रोह का तो केस लगा देते हैं। इसलिए क्या होता है, इस धारा में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अधिकार उन्हें मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम इन्होंने मिला हुआ है, उस पर ये प्रतिबंध के रूप में इसको देखा गया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के प्रावधानों तो किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अगर आप कोई लीगल बात बोल रहे हैं उस पर भी राजद्रोह लगे, तो ये इसमें से कमी देखी गई है। और इसका अगर बैकग्राउंड चेक करें तो 1860 के दशक में इसको लाया गया था, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश के उपनिवेश थे, तो उसके औपनिवेशिक ब्रिटिश शासकों द्वारा इसको लागू किया गया था। तब से आज तक ये कानून क्या है, बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसमें चाहे महात्मा गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, या फिर उस समय आंदोलन करने वाले कोई भी शीर्ष नेता हों, उन पर राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा चलाया गया था, मामले दर्ज किए गए थे। तो लोग इनसे पहले ही खपा थे। तो महात्मा गांधी ने इसको नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिजाइन की गई भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक वर्गों के बीच राजकुमार के रूप में इसको वर्णित किया है। अगर नेहरू की बात किया है तो इन्होंने अत्यधिक आपत्तिजनक इसको अप्रिय माना था, इस रूप में उन्होंने वो इसको वर्णित करते थे। उन्होंने ये भी कहा था किसी भी कानून में कोई स्थान नहीं इसका होना चाहिए जिस पर हम ये पारित कर सके। उन्होंने ये भी कहा जितना जल्दी हो सके हम इससे छुटकारा पा लें बेहतर होगा, इस कानून को हटा दें। लेकिन 2020 में जो उसमें अवलोकन किए गए, तो उसमें ये बोला गया कि समय की मांग है कि हम राजद्रोह की सीमा को पूरा परिभाषित करें कि राजद्रोह में क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। साथ ही साथ आईपीसी की जो धारा 124A है देशद्रोह, और जो 153 जो कि वर्गों के बीच दुश्मनों को जो बढ़ावा देती है, उसकी प्रावधानों की व्याख्या की आवश्यकता है, द्वारा से फिर उसको इंटरप्रेट किया जाए। विशेष रूप से प्रेस और स्वतंत्र भाषण के अधिकारों के मुद्दे पर इसको और अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए, उसको सही से उसको किया जाए, कौन सी चीजें सरकार के खिलाफ बोलने पर भी राजद्रोह देशद्रोह के अंदर नहीं आएंगी, इनको खुल के इसमें बात कही जाए। आइए बात करते हैं अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी के बारे में और रोहिंग्या संकट के बारे में। अगर टॉपिक का लिंक देखें, अगर आपके भारत के पड़ोसी देशों में क्या चीजें चल रही हैं, उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उससे अगर कोई टॉपिक आएगा तो आ सकता है। तो आप देखिए ये आर्मी बनाई गई है जो क्या करते हैं, बिहेविंग द करेजियस हर्ट्स, ये इसमें बात कही गई है। ये जो मैप देख रहे हैं ये क्या है, म्यांमार का मैप है। इसमें अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी की बात कही गई है, बंदूकें दिखाई गई हैं। तो ये लोग ऐसे बंदूक के लिए भी घूम भी रहे हैं आर्मी बनाकर। तो देखते हैं आखिर है क्या मामला। तो अराकान जो यहाँ पे बात की जा रही है, रोहिंग्या सॉल्वेंसी आर्मी, जिसको ARSA कहा गया है, इसको पहले ही हराका अल याकिन या फिर विश्वास आंदोलन के नाम से जाना जाता था। क्योंकि और वर्तमान में म्यांमार और बांग्लादेश में रोहिंग्या निवासियों के बीच ये अभी भी सक्रिय है। ऐसे रोहिंग्या मुसलमान जो या फिर म्यांमार में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं, वो इस आंदोलन को आगे चलाए जा रहे हैं। यह म्यांमार में क्या कार्य करता था, रोहिंग्या आबादी के अधिकारों को लड़ने का दावा करता है, जिससे क्या होता है, लगातार सरकार इसको नहीं मान रही है, लेकिन ये कहते हैं नहीं हम उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और सरकार इसको बार बार मना कर रही है। अगर बात किया गया आखिर मुद्दा है क्या कि ARSA है क्या, तो संयुक्त राष्ट्र ने रोहिंग्या को व्यवस्थित भेदभाव के कारण दुनिया में सबसे अधिक सताए गए अल्पसंख्यक का इसमें दर्जा दिया था रोहिंग्याई लोगों को संयुक्त राष्ट्र ने। तो म्यांमार के सुरक्षा बलों के हाथों ऐसा हुआ क्या था कि जो म्यांमार के वहां के सुरक्षा बल हैं जो उनको सिक्योरिटी देते थे, तो उन्होंने क्या किया, इन रोहिंग्याओं के सामूहिक बलात्कार, उनको यातनाएं देना, उनकी हत्याएं करना, ऐसे लगातार उसमें भयानक दावे किए जा रहे थे रोहिंग्याओं द्वारा। इसलिए क्या हुआ था, वो वहां से भागकर 2017 में दूसरी जगह विस्थापित हो गए, और एक ज्वार सी देखी गई कि पड़ोसी देशों में ये लोग शरण ले रहे थे। बार बार क्या कर रहे थे, समुद्र से
कश्तियों द्वारा आ रहे थे, तो उसमें एक बच्चे की आपने जो रिपोर्ट देखा होगा फोटो, वो समुद्र किनारे लेटा क्या वो मर गया था, तो उसका बहुत ही एक पीड़ादायक वो फोटो थी, वो इन्हीं से लिंक्ड थी। तो आके देखते हैं आखिर रोहिंग्या हैं कौन। एक तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार में रहने वाले पहले मूल रूप से थे, ये रोहिंग्या की हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या करिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है रोहिंग्याओं के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो रोहिंग्या क्या है, एक जाति समूह है जो ज़्यादातर क्या है मुसलमान वर्ग में आते हैं, और इनको अभी तक म्यांमार ने उन्हें कभी भी पूर्ण नागरिकता नहीं दी है। तो अगर जब नागरिकता नहीं होगी तो आप स्टेटलेस बन जाओगे, यानी कि आप किसी भी राज्य के आप नागरिक नहीं है। ये इंडो आर्यन जाति समूह से आते हैं, जो रखाइन राज्य में रहते थे। जो रखाइन राज्य कहाँ पे है, म्यांमार में। ये भी क्वेश्चन आता है रखाइन राज्य किस देश के अंदर, तो म्यांमार के अंदर है। 2016-17 के संकट से पहले यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता था लगभग 10 लाख रोहिंग्या यहाँ पे रखाइन प्रांत में रहते थे। लेकिन ऐसा अनुमान भी है कि लगभग 6,25,000 यानी लगभग 62% शरणार्थी क्या हुआ 2017 से बांग्लादेश की सीमा को अंदर घुस चुके थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो उस टाइम भी, तो इस टाइम भी है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने ऐसा बोला था कि दुनिया में सबसे अधिक भेदभाव वाले लोगों में से एक रोहिंग्याई लोग हैं। ये उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ये भी संयुक्त राष्ट्र ने बोला था कि दुनिया में सबसे अधिक सताए जाने वाले ये अल्पसंख्यक वर्ग भी है। तो अभी देखें जो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं उसके तहत रोहिंग्या जो दूसरे देशों में क्या करते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं, उनको क्या सुरक्षाएं उपलब्ध हैं। तो 1951 का जो शरणार्थी सम्मेलन हुआ है और इसके तहत 1967 का प्रोटोकॉल बनाया गया है। तो इसमें क्या है, ये शरणार्थी शब्द को इसमें परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ इसमें शरणार्थियों के अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए कानून के जो भी राज्य जहाँ ये शरण लेते हैं उनके कानून दायित्वों की इसकी रूपरेखा बनाई गई थी। इसमें ये क्या बोला गया था कि आप कोई भी प्रशोधन से नहीं ले सकते हैं, और साथ साथ इसमें इस बार बात पर भी जोर दिया गया था कि ऐसे शरणार्थी जहां पर उनके जीवन को खतरा है, उनकी स्वतंत्रता को खतरा है, अगर वो ऐसे गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं, तो शरणार्थी हो सकता है एक बार दूसरे देश में आ जाए, और अगर उन्हें लगता है कि वापस जाने पर उनको उसी देश में इतना अपने अपने देश में इतना खतरा है तो वापस नहीं जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि क्योंकि ये बांग्लादेश में गए हुए हैं और बांग्लादेश ने कभी इस सम्मेलन का, इस प्रोटोकॉल में अभी तक साइन नहीं किए हैं, तो उनको उनको मजबूर कर सकता है वापस जाओ। तो इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसके अलावा एक और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के लिए आईसीसीपीआर जो बनाया गया था, उसमें ये बात भी बोली गई थी कि भले ही शरणार्थी क्या होते हैं, जब अगर किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वो विदेशी होते हैं, लेकिन इसका 1966 में एक अनुच्छेद 2 बना था, उसके बेस पे ये बात कही गई थी कि भले ही शरणार्थी, जैसे अगर कोई आपके घर में आ गया शरणार्थी है, तो आप उनको भले ही विदेशी हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप उनको घर में समान आपके जो अपने देश में जो आप नागरिकों को मौलिक अधिकार दे रहे हैं और जो आप स्वतंत्रता का आनंद अपने देशवासियों को दे रहे हैं, यही स्वतंत्रता का आनंद उन शरणार्थियों को आप देंगे, और इसके लिए आप समानता का अधिकार भी लागू करेंगे और कानून के समक्ष उनको संरक्षण देंगे, और कोई भी इन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितने लोगों ने इस पर साइन किए हैं, तो ये अधिकार वहाँ पर रोहिंग्याओं को भी दूसरे देश में मिलने के हक है। आइए बात करते हैं सी कुकुम्बर के बारे में। आप इसे देख रहे होंगे, ये किस तरह का, आपको ऐसा क्या लग रहा है, किसी पॉलीथीन या किसी बैग के अंदर ही कुछ भर के रख दिया है? बल्कि क्या है, ये प्रकृति द्वारा बना हुआ एक जीव है। देखिए प्रकृति की रचना देखिए आप, इसको सी कुकुम्बर बोला जाता है। इसे समुद्री खीरा, कुकुम्बर का हिंदी वर्ड खीरा होता है, लेकिन आप सी कुकुम्बर के नाम से रखिए। भारत में इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो अनुसूची जो बनाई गई थी, उसमें एक में ये शामिल है, जिसमें इसको लुप्त प्राय प्रजाति माना गया है। ये एक ऐसा प्राणी है समुद्र में रहने वाला जिसमें कोशिका नहीं, कोसेरुकी नहीं है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला जो एक जीव जंतु है, जो कहाँ पाया जाता है, समुद्र के तल में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर जो विषुवत रेखा के आसपास देश पाए जाते हैं, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और साथ साथ तापमान भी बहुत अधिक होता है। जैसे अफ्रीका का, बीच अफ्रीका का देश है, उधर आप चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र है, और उत्तरी से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा और ऊपर होगा, लेकिन और साथ ही साथ कहाँ पे अगर बात की जाए, तो ये बात कर लेते हैं इधर अमेजन बेसिन में रहने वाले। तो ये क्या होता है, ये जो सी कुकुम्बर है, इसकी बात क्यों की जा रही है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर समुद्र के अंदर इकोसिस्टम को कंट्रोल में रखना है, तो अगर समुद्र के अंदर इकोसिस्टम कंट्रोल रहेगा तो बाहर के नेचर का भी इकोसिस्टम कंट्रोल रहेगा। तो उसके लिए जो वो होते हैं, प्रवाल होते हैं, उनका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, जो ये समुद्री जो कुकुम्बर होते हैं क्या करते हैं, जब ये रेत को खाते हैं, उसको पचाकर क्या करते हैं, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं बाई प्रोडक्ट बनाकर। और आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट पर ही क्या होते हैं, प्रवाल भित्तियां क्या होते हैं, अस्तित्व में आती हैं। तो कोरल रीफ उन्हीं पे, कोरल वो होते हैं और रीफ, इनको खाना कहाँ मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर। तो कोरल क्या होते हैं, इन्हीं के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो अगर कुकुम्बर, अगर जो आपका सी कुकुम्बर सही से वर्क करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट अच्छे से बाई प्रोडक्ट बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो प्रवाल भित्तियां सही से जिंदा रहेंगी। और अगर प्रवाल भित्तियां सही से जिंदा रही, तो समुद्र का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो बैलेंस रहेगा। और जब उसका समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र बैलेंस रहेगा, तो पूरे संसार का और जितने भी जीव सजीव लोग हैं उनका भी बैलेंस सही रहेगा। तो इसलिए इन और की खासियत क्या है, ये दुनिया भर के जो कचरा है
उसके संग्रह करते हैं उसको, और उसको क्या करते हैं, उसको कचरे को तोड़-तोड़ के, खा-खा के क्या करते हैं, उसके पोषक तत्वों को पुनः रिसाइकिल करके वापस भेज देते हैं। तो ये पोषक तत्वों को रिसाइकिल भी करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह के क्या होता है कि जो कोरल रीफ हैं या प्रवाल भित्तियाँ हैं, उनकी अच्छी स्थिति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है कि चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या हो रहा है, इसके सीख घुमर की अत्यधिक मांग हो रही है वहाँ पर। इसकी मांग के लिए यहाँ पे आपने तो क्या है, जो रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में मछली पकड़ने के जहाज़ों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक इनकी तस्करी की जा रही है। तो तस्करी को रोकने के लिए तो इसकी तस्करी है, तो लोग इसका यूज कर रहे हैं, जबकि समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने में इतनी आवश्यक है। तो उसी के लिए क्या किया गया है, इसकी बात चर्चा में आई है। तो आप जान रखिए सीख घुमर है क्या और क्या कार्य करता है। इसी के लिए यहाँ तो हम आपको बताना चाहते हैं, मरीन फिश डाइवर्सिटी अगर बात की जाए तो सबसे अधिक फिश डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। अब देखिए रेड कलर की सबसे अधिक डाइवर्सिटी है, और रेड कलर का इलाका कहाँ पे है, देखिए ये है उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका। तो इसका ये पूर्वी तट है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद ये यूरोप के पश्चिमी तटों पर, अफ्रीका के तटों पर पाई जाती है। भाई कुछ कुछ ये हिंद महासागर में पाई जा रही है, इसको ये प्रशांत महासागर में, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। इसी के साथ इसके प्रमुख करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये करंट एनालिसिस समझ में आया होगा। इसी तरीके की और सूचनाओं को और वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ, क्योंकि ना इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के करंट अफेयर का यूज मतलब कि उसमें अब हम पढ़ाते हैं और साइड का एनालिसिस करते हैं, बल्कि जितने भी अन्य एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, एनटीपीसी वगैरह जो हों, और साथ साथ टीचिंग के एग्जाम हो या फिर किसी फोर्स के एग्जाम हो, किसी पुलिस बैकग्राउंड के एग्जाम हो, उनके भी करंट अफेयर्स में आपको 70 से 80% लगभग कवर हो ही जाते हैं। क्योंकि 100% कोई भी कोचिंग नहीं कर पाएगा, ये मेरा आपसे दावा है और मेरा वादा भी है कि 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो इसलिए मैं ईमानदारी वाली बात है वो बता रहा हूँ। तो इसी तरह के और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। अगर आपको कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं और चाहते हैं आप उसको प्रिंट आउट लेकर पढ़ सकते हैं, उसमें अच्छे से नोट बना सकते हैं, तो आप अपना मेल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसमें मेल कर दी जाएगी इसकी पीडीएफ। फिर भी कोई शिकायत रह जाती है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। थैंक यू।